नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर। जैसा कि आप हमने लास्ट शो में बताया था कि सैलरी बढ़ने वाली है, तो सरकार ने उसी शो के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा किया, यानी उनके महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि माना जा रहा था कि उम्मीद थी कि 4% 3% हो, लेकिन 2% हुई, हालांकि हो गई। तो इन्हीं सब मुद्दों पे क्या कैलकुलेशन रहेगा, कैसे होगा, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद है, जो कि फाउंडर हैं बैंक वॉइस ऑफ बैंकिंग के अश्विनी राणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी नमस्कार। जी सर, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, तो खुशहाली तो मिली सरकारी कर्मचारियों की, 2% का उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने लास्ट शो में ही बताया था कि कब घोषणा होगी कब घोषणा होगी, तो आखिरकार घोषणा तो हो गई। अब इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, जरा इसको बताइए सर। फायदा क्या है कि जनवरी 2025 से उनको ये डीए का इंक्रीज मिलेगा। जी तो अभी इस महीने की सैलरी जो अप्रैल की आएगी जी उसमें तो 2% डीए ऐड होके आ जाएगा। और जनवरी और फरवरी मार्च 3 महीने का जो 2% का जो बढ़ा हुआ डीए है जी उसकी इंस्टॉलमेंट सैलरी से पहले जो है वो कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। ऐसी जी संभावना है, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है वो से भी ऐसा ही होता है कि जब डीए बढ़ता है जी तो उसको जो इंक्रीज है और जो पिछला इंक्रीज होता है उसको पहले ही सैलरी से पहले ही जो है जी पेमेंट उसका कर देते हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि अप्रैल में ये जो बढ़ोतरी हुई डीए है। का इंक्रीज है वो सैलरी में लग कर आएगा और उसका एरियर 3 महीने का लोगों के कर्मचारियों के और जो पेंशनर है उनके खाते में वो आ जाएगा। जी सर, तो सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को तो लाभ मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जी, क्या है कि कर्मचारी और पेंशनर्स मिला के 1 करोड़ से जी ज्यादा हैं। जी तो सब लोगों को कुछ ना कुछ राहत जो है मिलेगी। जी कारण क्या है कि भाई सरकार जो कैलकुलेशन है वो उस आधार पर करती है कि भाई कितनी महंगाई बढ़ी और 6 महीने का जो एवरेज जो सीपीआई इंडेक्स का जी लेकर और पिछला क्या एवरेज था उसका जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर डीए का निर्धारण जो है वो किया जाता है। जी और सर। ऊपर नीचे करके उसको राउंड फिगर में ही जनरली किया जाता है। तो इस बार 2% रहा है, लेकिन चलिए फिर भी कुछ जिसे कहना चाहिए राहत जी और लोगों को से मिली है। पूरा कंपनसेशन तो नहीं मिलता क्योंकि सीपीआई इंडेक्स में भी बहुत सारी चीजें नहीं होती। जी वैसी चीजें होती हैं कि जो जनरली लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग राज्यों में। उसकी क्या कीमत है, क्या इन्फ्लेशन दर है, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो इंडेक्स जो है वो लेबर ब्यूरो जारी करता है। जी सर। तो उसी आधार पर डीए का भी जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। जी सर, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों की बात हुई, तो उससे भी बढ़ चढ़ कर MP सांसदों की सैलरी बढ़ी है। मतलब उनकी सैलरी में 24% का इजाफा किया गया है और कई सारे भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। तो सर, ये सांसदों की सैलरी में इतनी तेज़ बढ़ोतरी, जबकि मतलब होना ये चाहिए था कि सरकारी कर्मचारियों को बेचारे कई कई सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले उनका DA 4% बढ़ाया गया, उसके बाद ये 3% हो गया, 3% से अब फिर 2% पे आ गया। तो ये सर, दो चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो संसदों पर इतनी मेहरबानी क्यों, और दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों का ये जो कैलकुलेशन घटता जा रहा है, उसका आधार क्या है सर? क्या कि दोनों का जो कैलकुलेशन का आधार कहें और जी उसका जो टेन्योर है उसका, जी उनका वेज रिवीजन का, दोनों अलग है। क्या है कि पहले 2018 में 2010 के बाद जो है उनकी सैलरी बढ़ी थी। तो 50,000 से सीधा 1 लाख रुपए हुई थी जी 2018 में, और वो लगभग 100% था। लेकिन अभी 2018 के बाद अभी ये जो 2023 से उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, यानी जी और 24% की उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है, क्योंकि उनको उस पर डीए नहीं मिलता, उनको लमसम वो जो सैलरी उनकी रहती है। जी तो उनको 24% की वृद्धि है सीधा सीधा, और वो भी 5 साल के बाद। जी और सरकारी कर्मचारियों को जो है वो 10 साल के बाद उनका पे कमीशन आता है। जी हालांकि उसमें उनका डीए का कुछ ना कुछ राहत उनको महंगाई के हिसाब से मिलती रहती है।
लेकिन 10 साल के बाद होता है। और अगर हम उनका 2 टर्म का 5-5 साल का भी अगर कैलकुलेट करें तो वो कर्मचारियों से ज्यादा है। अब ये पे कमीशन जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की पे जो है डिसाइड करता है, जबकि वहाँ जो मंत्रालय है, पार्लियामेंट अफेयर, जी वो उनकी सैलरी का निर्धारण जो है वो सांसदों का करता है। और सांसदों को सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, उसके अलावा उनके बहुत सारे भत्ते हैं जो कि कई बार सामने भी नहीं आते, चाहे उनके मकान का हो, उनके कुछ निजी स्टाफ के लिए हो, उनको जो ट्रेवल अलाउंस है, उनका टेलीफोन का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। अगर वो कुल सीटीए अगर कैलकुलेट करे तो बहुत ज्यादा पड़ता है। अब आपत्ति नहीं है, कई लोग क्या है कि किसी चीज का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी सोच है, मेरा मानना है कि अगर आप उनको ज्यादा दे रहे हैं तो दीजिए, उनकी जरूरत है, लेकिन वैसा ही जो व्यवहार है जी वो बाकी सरकारी कर्मचारियों के साथ भी कीजिए, वैसा ही व्यवहार पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के साथ भी कीजिए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने क्षेत्र में है, उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने क्षेत्र में है, जी दोनों अकाउंटेबल है। वो अपने देश और अपनी कॉन्स्टिट्यूशंसी के प्रति अकाउंटेबल है, और कर्मचारी जो है अपने सर्विस के लिए अकाउंटेबल है, जहां भी वो काम करता है, चाहे मिनिस्ट्री में करता है, ऑफिस में करता है, कहीं भी करता है, तो वो अकाउंटेबल है। और उसके काम के घंटे भी कर्मचारियों के ज्यादा है। जी जबकि यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सांसद पार्लियामेंट से नदारद रहते हैं, जी और उनको पार्लियामेंट का जो मीटिंग होती है उसका भी भत्ता मिलता है, यानी वो हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विरोध हम उस बात का ना करें, बल्कि डिमांड ये होनी चाहिए कर्मचारी संगठनों की भी जी कि आप कर्मचारियों को, अब देखिए, अब जब पे कमीशन निर्धारण होगा और वो जी कितना हाइक जो है कर्मचारियों को देता है, वो देखने को 24% का तो कहीं कतई हो नहीं सकता, क्योंकि जी पिछली बार भी जो हाइक मिला था वो लगभग 14% के करीब उनको जो है वो हाइक मिला था। जी तो इस बार उनको कितना मिलता है, मुझे नहीं लगता कि 15-16% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को हाइक सरकार या पे कमीशन मतलब सरकार ही है, पे कमीशन जी सरकार नियुक्त करती है, पे कमीशन फिर तय करता है, और अल्टीमेटली जो मोहर है वो जी कैबिनेट उसको लगाकर और उसको अनाउंस करते हैं।